हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का चौथा लेक्चर है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि चार्जेज क्या होता है, कूलम्स लॉ क्या है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बेसिक चीजें, और एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, या एक से ज़्यादा डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेज हैं तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पता कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, किसी लाइन ऑफ चार्ज या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर लाइन में है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने सीखेंगे। सम स्पेशल केसेस फॉर लाइन ऑफ चार्ज, लाइन ऑफ चार्ज दिया हुआ है तो अलग अलग पॉइंट्स पे या लाइन ऑफ चार्ज का जो शेप, साइज है और पॉइंट का पोजीशन है उसके आधार पे कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे जहां पे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो उसके डायरेक्शन के साथ, और साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि इस लाइन ऑफ चार्ज पे क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो प्रोसेस हम लोग फॉलो करने वाले हैं इंटीग्रेशन का, वो आप देखेंगे कि फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स में सिमिलर तरीके से हमको सारे स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जहां कहीं भी इस तरह से कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब कोई चीज कैलकुलेट करना होता है हमको नेट इफेक्ट, तो हम लोग इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास में किसी पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर चुके हैं। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किए हैं, और बहुत सारे केसेस में हम लोग वर्क डन के लिए, वर्क पावर एनर्जी में वर्क डन या एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैट्स के जैसा ही बिल्कुल सिमिलर है, बहुत सारे कैलकुलेशंस एक जैसा है। जैसे वहाँ ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स है या जो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो एक्सप्रेशन होता है, दोनों बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए बहुत सारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी सिमिलर हैं। और ऐसा ही कुछ रिजल्ट्स हम लोग को जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे हम लोग, या मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, तो वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स हम लोग को सिमिलर मिलना, सेम स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें जो भी स्टेप्स फॉलो किए गए हैं वो अगर आप यहाँ अच्छे से समझ जाते हैं तो फिजिक्स के कई टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग सबसे पहले जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का शेप देख करके डिसाइड किया जाता है। ये तो रैंडम शेप लिया गया है, पर मोस्ट ऑफ द केस में आपको जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लाइन पे होगा या किसी एक सरफेस पे है, जनरली किसी सरफेस पे होगा या पूरे वॉल्यूम में होगा। तीन तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो जो लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको छोटे छोटे लाइंस में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में। हर लाइन का हर एक स्मॉल पीस जो है वो एक यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर चार्ज सरफेस पे डिवाइडेड है तो हम लोग उसको एक ऐसे शेप में डिवाइड करते हैं जिस शेप का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हम लोग को पहले से पता हो। जैसे यहाँ से हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो इसको हम लोग स्मॉल स्मॉल पीसेज में डिवाइड कर देंगे, और हर एक पीस का जो फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे होगा उसको फिर इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग जोड़ेंगे। तो जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या करना है, ट्रीटिंग ए स्मॉल एलिमेंट एज पार्टिकल। इसको स्मॉल एलिमेंट में जब बांटते हैं तो उस स्मॉल एलिमेंट को हम लोग एक सिंगल पार्टिकल मान लेते हैं, और किसी पार्टिकल के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होता है वो है 1/4πε0 dq/r²। ये एक सिंगल पार्टिकल का होगा। जब इसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो एक कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, और ये जो टर्म है उसी को इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो dq/r², इसमें यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं r, क्योंकि r के डायरेक्शन में होगा, तो वेक्टर साइन लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पे एक दो समस्या आएगी जब आप इंटीग्रेट करेंगे। समस्या क्या है, पहली समस्या ये होगी कि जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो वेरिएबल दिख रहा है। एक तो Q है, चार्ज भी हर एक पॉइंट पे चार्ज अलग अलग होगा,
तो चार्ज वेरी कर रहा है। दूसरा ये आर वेरी कर जाएगा, हर एक पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर आर होगा वो डिफरेंट होगा। अच्छा, एक वेरिएबल और आपको मिल सकता है, ये जो वेक्टर साइन है अगर ये अलग अलग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हर यूनिट चार्ज के लिए या हर पॉइंट चार्ज जिसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं सबके लिए अलग अलग वेक्टर होगा, सबका डायरेक्शन अलग होगा, तो वैसे केस में इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केस में क्या करना होगा, वैसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो वेक्टर क्वांटिटी है इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। 3 डायरेक्शन ले लेंगे एक्स वाई जेड, तीनों कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे और हम लोग ई एक्स ई वाई ई जेड ये अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। जब ई एक्स कैलकुलेट करेंगे तो सारे पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको जोड़ना है। तो वहां पे जब एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर होते हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग अलजेब्राइक रूल का इस्तेमाल करते हैं, सिंपल तरीके से उसको जोड़ते हैं। तो जहां अलजेब्राइक मेथड से जोड़ा जा सकता है उसी में इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है। तो जब कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो कई बार क्या होता है, इस यूनिट वेक्टर आर के जगह पे साइन थीटा या कॉस थीटा आ जाता है। जब भी कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तब आपके पास इन जनरल कई बार क्या होता है क्यू आर और यहाँ पे थीटा 3 वेरिएबल आ जाता है। तो इंटीग्रेशन में आगे प्रोसीड करने से पहले हम लोग को क्या करना होता है कि थीटा क्यू और आर में कोई ना कोई एक रिलेशन ढूंढना होता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि सबको या सिंगल वेरिएबल में चेंज कर दे, या तो क्यू सबको क्यू में चेंज कर दीजिए, सबको थीटा में या सबको आर में, या कोई और इसके अलावा अदर वेरिएबल हो तो उसमें भी सबको चेंज किया जा सकता है उस रिलेशन के बेसिस पे जो रिलेशन ये बना रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस करने के बाद ही हम लोग इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इस डी क्यू को सबसे पहले क्या करते हैं, अगर पूरे लाइन पे चार्ज है तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। लेमडा यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। और जो सेक्शन काट है उसका लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस छोटे से लेंथ का चार्ज मिल जाएगा। तो डी क्यू के जगह पे हम लोग लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं। तो अब ये जो क्यू था वो लेंथ के फॉर्म में आ गया। अब हमको एल आर और यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा इसके बदले उन्हीं तीनों में रिलेशन देखना है। ठीक है, फिर इसको आगे हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करके आगे करते हैं। तो अलग अलग केस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे इंटीग्रेशन में। दूसरा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो चार्ज को हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू स्मॉल एरिया, जो एरिया हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए कंसीडर कर रहे हैं उस एरिया को लेते हैं। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू स्मॉल एरिया लेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू पोजीशन वेक्टर आर। अब इसमें भी वही चीज हो जाएगा, एस और आर में रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा और अगर एंगल कहीं से मिल रहा है थीटा तो उसका भी आर के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना होगा। उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। कुछ केसेज में चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे सिलेंड्रिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप हो, इस तरह के अलग अलग शेप में चार्ज पूरे वॉल्यूम में जब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सिर्फ सरफेस के चार्ज या किसी लाइन पे चार्ज को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट का चार्ज हम लोग कंसीडर कर रहे हैं वहां पे हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पता होना चाहिए, या अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे अगर, तो हमको चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मिल जाएगा। इनटू उस पॉइंट का वॉल्यूम लिखेंगे डीवी, ये डीक्यू को बताएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर करेंगे और इसी को आगे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या देखना होता है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है, लाइन में है, सरफेस पे है या पूरे वॉल्यूम में। फिर उसके हिसाब से पहले डीक्यू को चेंज करते हैं, डीक्यू को ट्रांसफॉर्म करने के बाद एरिया और आर में रिलेशन लाना हो सकता है, लेंथ और आर में रिलेशन ला सकते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा है तो उसको आपस में रिलेशन एस्टैब्लिश करके पहले सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम लोग को एक केस डिस्कस करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज लाइन सेगमेंट। हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर रहे हैं जहां चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग नहीं कर सकते उसको, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है किसी लाइन पे, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे कैसे पता करेंगे। जैसे यहाँ एक लाइन सेगमेंट हम लोग लिए हैं, इस लाइन सेगमेंट के अराउंड
चारों तरफ किसी भी एक पॉइंट पे जो इससे x डिस्टेंस पे है ले लेते हैं। यहाँ पे कोई पॉइंट कंसीडर किए, इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी देखना हो, पहले इससे इसकी डिस्टेंस देख ले रहे हैं, ये x है और ये दोनों एंड पॉइंट से इसका जो एंगल है वो मान लेते हैं एक तरफ θ1 है और दूसरी तरफ इसका एंगल मान लेते हैं θ2 है। अब हम क्या करेंगे, पूरे चार्ज के कारण अगर फील्ड इंटेंसिटी देखना है इस पॉइंट पे तो एक साथ तो देख नहीं सकते हैं, इसको हमको डिवाइड करना होगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जिसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को, इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक हम लोग ये छोटा सा सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। फिगर में जो प्रोपोर्शन या जो रेशियो लिया गया है उस रेशियो को सिर्फ दिखाने के लिए हम लोग कहीं कहीं बड़ा ले लेते हैं। एक्चुअल में ये जो लाइन सेगमेंट है बहुत छोटा है, जितना छोटा हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ जितना छोटा हो सके उतना छोटा लाइन सेगमेंट लेंगे। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट कंसीडर करेंगे तो यहाँ से कोई एक लाइन आएगी या इसके दोनों छोर से जो लाइन लेकर के आएंगे वो दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल होंगे। फिर यहाँ थोड़ा हम लोग दिखाते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है उसके दोनों एंड से ये जो दोनों लाइन आ रही है वो इस पॉइंट पे डी थीटा एंगल बना रहा है जो बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों लाइन की बात करें तो ये यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है ये देखेंगे, ये मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है और यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस भी मान लेते हैं आर है। अब इसको हम लोग पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं और पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हम लोग जानते हैं। यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है उसी लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये पॉइंट चार्ज का कुछ लेंथ हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं। यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो dl है मान लेते हैं और इस पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो l है। इस पूरे लाइन का लेंथ हम लोग कंसीडर कर लेते हैं l है, इस पे नेट चार्ज जो है वो q है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस dl लेंथ का जो चार्ज है, dl लेंथ पे जो भी चार्ज होगा उसको dq मान लेते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसी लाइन के सिराई में जिधर इसका पोजीशन वेक्टर है वहाँ d मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसके इस पॉइंट चार्ज को ऊपर नीचे हम लोग को कंसीडर करना है, या आप कह सकते हैं अलग अलग सेगमेंट जब लेंगे तो ये पॉइंट्स धीरे धीरे ऊपर जाएगा तो ये जो फील्ड इंटेंसिटी उसका डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। जब डायरेक्शन बदलता रहे तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करके नहीं जोड़ सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी फील्ड इंटेंसिटी मिलेंगे उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग को कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। एक एक्स के डायरेक्शन में ले रहे हैं, डी एक्स है, ये एक ही प्लेन में हमको दो लाइन लेना है तो कहीं भी x और y मान सकते हैं। इधर हम लोग x डायरेक्शन ले लिए और नीचे y डायरेक्शन ले लिए। तो y के डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा x के डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट dx है और इधर dy है। अब एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ वाला एंगल भी थीटा ही होगा। तो d अगर पता हो तो dx d cos थीटा के बराबर हो जाएगा और dy हो जाएगा d sin थीटा के बराबर। हम लोग क्या किए यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे, द लाइन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेज ऑफ लेंथ dl, पूरे लाइन को स्मॉल पीसेज में डिवाइड किए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन ऑफ द एलिमेंट्री सेगमेंट dl इज, अब इसको जब dl लेंथ के स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया लाइन को, तो एक एलिमेंट्री जिस सेगमेंट से ये पूरा लाइन बना रहे हैं उसका एक छोटा सा हिस्सा या उसका ही एक पार्ट कह लीजिए, वो एलिमेंट्री पीस कहलाएगा। इस एलिमेंट्री पीस के कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये हम लोग दिखा सकते हैं, k dq बाई आर स्क्वायर इंटू पोजिशन वेक्टर r, ठीक है, यूनिट पोजिशन वेक्टर r k। अब d ये लाइन डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तो हम लोग इस dq को चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी लेमडा इंटू dl लिख सकते हैं। अगर हम लोग q को कैपिटल L से डिवाइड कर दें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ मिलेगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ को जिस भी लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे उस लेंथ का चार्ज मिल जाएगा। अच्छा, इस केस को जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ हर जगह बराबर होगा। कुछ केसेज आपको मिल सकता है जहाँ लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो ये हर एक पोजीशन पे लेमडा की वैल्यू कैसे वेरी कर रहा है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको यहाँ तक स्टेप तो सिमिलर लिखना है, पर इसके आगे लेमडा को कांस्टेंट कंसीडर ना करके वो पोजीशन के साथ जैसे वेरी कर रहा है वैसे वो आर के फंक्शन में या एल के फंक्शन में इसको लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। अभी फिलहाल हमारे इस केस में लेमडा कांस्टेंट है। लेमडा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कह रहे लेमडा कैपिटल Q बाई एल है जो कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कहलाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना तो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर r का डायरेक्शन बदल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। पहले dx और dy पता करेंगे। यहाँ पे dx की वैल्यू हो जाएगा d इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग i का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह यहाँ d cos थीटा हो गया, d का वैल्यू यहाँ जो आ रहा है k लेमडा dl बाई आर स्क्वायर वो यहाँ से ले लिया गया है, d का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। और y कंपोनेंट क्या हो जाता है, देखिए यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, बेस का वैल्यू हो गया d cos थीटा और ये परपेंडिकुलर के बराबर होगा जिसका वैल्यू हो जाएगा d sin थीटा। तो ये x और y कंपोनेंट मिल गया। अब इसमें r चेंज कराते जाइए, ये r चेंज कराते जाइए या थीटा चेंज कराते जाइए, ये पॉइंट वेरी करता रहेगा। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके e का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट पता कर सकते हैं। बस समस्या क्या है यहाँ पे, समस्या ये है कि जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे l भी वेरी कर रहा है, r भी चेंज हो रहा है और थीटा भी चेंज हो रहा है। 3 वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते। तो सबसे पहला काम करेंगे कि तीनों को सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसको। पहले हम लोग कंसीडर करते हैं dx को कैसे इंटीग्रेट करना है। सबसे पहला काम dx हमारे पास है, ex के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें k और लेमडा कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन साइन से बाहर रखेंगे, dl बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है। तो इससे हमको x के डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मिल जाएगा। अब इन सबको एक सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, l, r और थीटा। तो l और थीटा में रिलेशन देखना चाहते हैं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आ जाइए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, यानी l बाई x tan थीटा होगा, l इज इक्वल टू x tan थीटा लिख सकते हैं। तो l को थीटा में चेंज कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dl को भी हम लोग थीटा में लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो l इज इक्वल टू x tan थीटा है, dl इज इक्वल टू हो जाएगा x tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम लोग dl को थीटा के टर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं r को भी थीटा के टर्म में चेंज कर सकते हैं कि नहीं। ये r है, x की वैल्यू तो फिक्स्ड रहेगा, चाहे ये एलिमेंट कहीं लीजिए, ऊपर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, पर ये x फिक्स्ड है सबके लिए, x की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है। तो r चेंज होगा और थीटा चेंज होगा। r और थीटा में रिलेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस बाई बेस सेक थीटा होता है, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा होता है, और अगर हाइपोटेनस बाई बेस कर देंगे तो सेक थीटा होगा। अब यहां से हम लोग r इज इक्वल टू लिख सकते हैं x सेक थीटा। तो r को भी हम लोग थीटा के टर्म में चेंज कर रहे हैं, l को भी थीटा के टर्म में चेंज कर देंगे, तब ये इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। अब इसको चेंज करने के बाद, सबको रखने के बाद, ऊपर dl की जगह पे हम रखते हैं x सेक स्क्वायर थीटा और नीचे x सेक थीटा रखते हैं r की जगह पे। तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे भी सेक स्क्वायर थीटा है, ऊपर भी सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो जाएगा। नीचे x स्क्वायर है, ऊपर x है, कट के नीचे एक x बच जाएगा। सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k लेमडा बाहर है, नीचे जो x बचा उसको बाहर ले लिए हैं, cos थीटा d थीटा, ये ex की वैल्यू हो गया। ey में भी हम क्या करते हैं, बस यहाँ जो cos थीटा था उसके जगह पे sin थीटा आएगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। तो इसकी बात अभी हम लोग आगे करेंगे, पहले ex कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, लिमिट कैसे रखा गया है, ये एलिमेंट जब यहां से शुरू करते हैं तो यहाँ पे होता है, तो ये थीटा क्या होता है, ये एलिमेंट जब जैसे जैसे नीचे आएगा थीटा कम होता जाएगा, यहाँ पे आके थीटा की वैल्यू 0 हो जाता है, और इधर लेके जाते तो 0 से नीचे जा रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लिया गया, यहाँ पे आके ये माइनस थीटा 2 लिया गया। तो माइनस थीटा 2 से शुरू करेंगे, 0 पे आएंगे, 0 के बाद ऊपर जब जा रहे हैं तो प्लस थीटा 1 तक लेके जा रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट चेंज होगा नीचे से ऊपर तक, थीटा का वैल्यू रखना है माइनस थीटा 2 से थीटा 1 तक। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा।
अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा होता है और लिमिट रखना है -θ2 से θ1 तक। अब इसमें लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रखते हैं, थीटा की जगह पे θ1 रखेंगे, माइनस थीटा की जगह -θ2 रखेंगे। तो साइन माइनस थीटा, साइन नेगेटिव ऑफ थीटा कर लेते हैं, थीटा माइनस होगा तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो ये माइनस साइन जब बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस साइन θ2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि EX की वैल्यू हमको मिल गया। अगर θ1 θ2 पता हो, ये लेमडा पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो हम लोग EX की वैल्यू बता सकते हैं। और इसी सिमिलर तरीके से इसी तरह का इंटीग्रेशन इस्तेमाल करके EY की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। EY के लिए क्या करेंगे, आइए यहाँ पे देखते हैं। EY के लिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पे cos थीटा आया था EX में, वहीं पे यहाँ पे ये साइन थीटा आ जाएगा। बाकी सारा चीज सेम है। हम लोग DL और R को ऑलरेडी पहले ही थीटा में चेंज कर चुके हैं, उससे ये रिजल्ट आया है K लेमडा डिवाइडेड बाई x d थीटा, और उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y कंपोनेंट होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग माइनस कॉस थीटा होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, जिसमें लिमिट रखना है -θ2 से θ1 तक। अब एक बार हम लोग माइनस कॉस थीटा में थीटा के जगह पे θ1 रखेंगे अपर लिमिट, और माइनस कॉस थीटा लिखेंगे माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ का माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया कॉस -θ2। अब जानते हैं कॉस माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा, सिर्फ साइन नहीं चेंज होता है। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस प्लस थीटा, दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे कॉस माइनस थीटा या कॉस प्लस थीटा, इसको अगर माइनस को हटा भी दे तो भी कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ना है। तो cos 2 थीटा आ गया प्लस में, और माइनस में cos θ1। ये cos θ2 प्लस में आ जाएगा और cos θ1 माइनस में रहेगा। तो cos θ2 माइनस cos θ1 लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि EY की वैल्यू भी हमको मिल गया। θ1 θ2 पता होना चाहिए, और जैसे EX की वैल्यू पता था वैसे EY मिल गया। आपको याद क्या रखना है इस रिजल्ट में, EX और EY का जो एक्सप्रेशन आया है इसको आपको याद रख लेना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, क्योंकि बार बार हम लोग ये डेरिवेशन नहीं करेंगे। डेरिवेशन एक बार समझ गए हैं, अब जब सवाल पूछा जाएगा तो सीधे इस रिजल्ट का इस्तेमाल करना है। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं जिसपे डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हो तो आप डायरेक्ट स्पेशल केस का जो रिजल्ट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इफ पॉइंट इज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो पॉइंट लिया गया है वो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो, तो वहां उस केस में θ1 θ2 दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कोई लाइन सेगमेंट लिए हैं और इसका लेंथ हम लोग L कह रहे हैं। यहाँ पे जो पॉइंट लिया गया है, ये पॉइंट इसके लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यानी कि इधर का लेंथ और इधर का लेंथ दोनों बराबर है। तो यहाँ θ1 θ2 भी बराबर होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा, वही e के बराबर होगा। इसको वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। cos θ2 माइनस cos θ1 में θ1 और θ2 दोनों बराबर रखेंगे तो cos θ माइनस cos θ हो जाएगा, ये 0 रिजल्ट देगा। EY में हमको क्या होगा, यहाँ सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि इधर वाले के कारण जो y कंपोनेंट है वो नीचे आएगा, और इधर वाले लाइंस का जो पॉइंट चार्ज सेगमेंट होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा। इसका एक y कंपोनेंट ऊपर और x कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो y कंपोनेंट दोनों का कैंसिल आउट हो जा रहा है। दोनों तरफ लेंथ बराबर है, तो इधर के कारण जो y कंपोनेंट आएगा, इस वाले के कारण ऊपर की तरफ भी y कंपोनेंट उतना ही आएगा, इसलिए ये रिजल्ट 0 हो रहा है। x कंपोनेंट के लिए θ1 θ2 दोनों बराबर रखेंगे तो sin थीटा प्लस sin थीटा 2 sin थीटा हो जाएगा। 2 को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं इंटू sin थीटा। अब यहाँ चाहे तो sin थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं। अगर x दिया गया हो और ये L/2 है ही, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, √x² प्लस L/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हाइपोटेनस मिल गया, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिख करके यहाँ sin थीटा की वैल्यू भी रखी जा सकती है। तो इस तरह से अगर लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट हो, तो उसके क्रॉस या उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बहुत आसान है। सीधा उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लाइन में ही फील्ड इंटेंसिटी होगा।
सेकेंड केस हम लोग देख रहे हैं फॉर इन्फिनाइटली लार्ज लाइन चार्ज, जो लाइन चार्ज है वो इन्फिनाइटली लार्ज हो, इन्फिनाइट लेंथ की का हो, वैसे केस में हम लोग ये दोनों लेंथ का एंड पॉइंट कह रहे हैं कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो किसी भी पॉइंट से अगर दोनों एंड का एंगल देखा जाएगा तो यहाँ से ये जैसे जैसे लेंथ बढ़ता जाएगा एंगल ये θ1 बड़ा होता जाएगा, और ये दोनों लाइन जाके फिर इन्फिनिटी पे जब मिलेंगे तब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा बिल्कुल, और θ1 90 डिग्री होगा, उसी तरह θ2 भी 90 डिग्री हो जाएगा। जहां θ1 θ2 90 डिग्री हो जाएगा वहां देखते हैं Ex और Ey क्या होगा। Ey की वैल्यू जहां θ2 θ1 लिखना है cos 90 और cos 90 हो जाएगा दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि cos 90 भी 0 होता है, यहाँ भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, 0 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। तो y कंपोनेंट यहाँ भी 0 मिल रहा है। x कंपोनेंट क्या होगा, sin 90 और यहाँ पे भी sin 90 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2ky/x होगा। तो ये बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जो फील्ड इंटेंसिटी है, इसके पहले जितना भी केस हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें जनरली देखे हैं कि एक्स स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, पर लाइन चार्ज के केस में ही ऐसा होता है जो ये x के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं y कंपोनेंट क्योंकि 0 है तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Ex के बराबर होगा। नेक्स्ट केस कह रहे फॉर इन्फिनाइटली लार्ज लाइन चार्ज, इन्फिनाइटली लार्ज लाइन चार्ज है, पर इस बार पॉइंट जो है वो किसी एक एंड पॉइंट पे हो। जैसे इस एंड पॉइंट पे ये पॉइंट लिया गया है P, तो यहां से आप जब एंगल मेजर करेंगे तो θ1 जो है वो तो यहां से ये लाइन जाके इन्फिनिटी पे जब मिलेगा तो ये लाइन बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा, θ1 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये नीचे वाला जो पॉइंट है, ये नीचे वाला जो लाइन था दूसरा एंड पॉइंट, वो यहीं आके मिल गया इसी लाइन पे, θ2 यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे θ1 90 लेना है, θ2 0। तो ऐसे केस में Ey क्या होगा, θ2 रखेंगे हम लोग 0, cos 0 हो जाता है 1 और cos 90 हो जाएगा 0, 1 माइनस 0 1 हो गया, तो ये k लेमडा डिवाइडेड बाई x रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह Ex की वैल्यू अगर हम लोग देखें, Ex इज इक्वल टू k लेमडा बाई x साइन θ1 की वैल्यू 90 रखना है, साइन 90 प्लस साइन 0, θ2 की वैल्यू रखना है 0, तो साइन 0 0 हो जाता है और ये साइन 90 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k लेमडा बाई x होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि Ex और Ey दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर है और रिजल्टेंट दोनों के ठीक बीच में होगा। दोनों सेम वेक्टर को जब जोड़ेंगे 90 डिग्री पे तो ये √2 k लेमडा बाई x होगा। इधर x या y एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्वेश्चन है इन द फिगर शोन इफ E1 इज इक्वल टू E, यहाँ पे जो फिगर दिखाया गया है इसमें 2 पॉइंट लिया गया है। एक पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी E1 है, अगर E1 की वैल्यू कह रहा है E है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E2। तो E2 की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से आप देखिए ये इन्फिनाइट लाइन चार्ज लिया गया है, ये इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज लिया गया है, इन्फिनाइट लेंथ का लाइन ऑफ चार्ज है जिससे x दूरी पे फील्ड इंटेंसिटी दिया गया है, और ये दूसरे वाले पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ 2x है, तो टोटल डिस्टेंस इसका 3x है। तो किसी एक डिस्टेंस पे अगर फील्ड इंटेंसिटी पता है तो दूसरे डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी बताया जा सकता है। अभी भी हम लोग बात कर रहे थे इन्फिनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या याद रखना है, 2k लेमडा डिवाइडेड बाई x। अब E1 के केस में ये डिस्टेंस x है, E2 के केस में ये डिस्टेंस जो है वो 3x हो गया, तो 2k लेमडा डिवाइडेड बाई 3x लिखेंगे। अब E1 पता है, E2 पता करना है, इसमें k लेमडा नहीं पता है, इसको एलिमिनेट करने का तरीका हो सकता है कि दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो E2 बाई E1 क्या होगा, E2 के ऊपर जो है और E1 के जो ऊपर है दोनों कैंसिल हो गया। E2 के नीचे क्या था 3x और E1 के नीचे जो है वो यहाँ ऊपर आ गया x बाई 3x, यानी ये रेशियो 1/3 हो गया। अब E2 इज इक्वल टू क्या होगा, E2 इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो E1/3, और यहाँ पे E1 का वैल्यू दिया गया है E, तो E2 का वैल्यू हो जाएगा E/3। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को खूब अच्छे से समझना है आप लोग को, क्योंकि सेम तरह से हम लोग आगे और भी जो अलग अलग
तरह का शेप होगा, उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको समझेंगे। इस लेक्चर को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।